नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के इस नए प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है यूपी मंत्रा। और ये मंत्र है आपकी सफलता की, ये मंत्र है आपके सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़ एनालिसिस का। और डेली न्यूज़ एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसमें जो भी प्रमुख समाचार पत्र हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, जैसे जो भी अंग्रेजी के समाचार पत्र हैं, उन अंग्रेजी के समाचार पत्रों का हिंदी में अनुवाद करके ग्रामीण परिवेश के छात्रों को भी ध्यान में रखते हुए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आईएएस या पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको पता है, या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बात आती है कि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की भूमिकाओं के बारे में हम बात करें तो हम कहते हैं कि करंट अफेयर्स की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नज़रअंदाज करंट अफेयर्स को नहीं किया जा सकता है। लेकिन करंट अफेयर्स में क्या करंट अफेयर्स केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लेने से ही हमारा करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा? क्या फैक्चुअल क्वेश्चन को पढ़ लेने से क्या हमारा करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा? या करंट अफेयर्स का जब तक हम डिटेल एनालिसिस ना करें तब तक हमारी जो परीक्षाएं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करना काफी कठिन माना जाएगा। दोस्तों, हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ एक और सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो समस्या होती है कि न्यूज को कहां से पढ़ें, क्योंकि हिंदी के समाचार पत्रों में हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इन्हीं को लेकर ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो है अब आप लोगों के लिए यूपी मंत्रा चैनल पर मिलेगा, जिसका आप लोग को लाभ उठाना है। और फटाफट आप लोग क्लासेस के लिंक को जो है अपने सारे मित्रों के साथ साझा कर दीजिए। और पहली बार अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ आने वाली हर क्लासेस की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का जो सेशन है उसमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है। जैसे इसमें नेशनल और इंटरनेशनल समाचार तो आते ही थे, लेकिन क्योंकि ये चैनल उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के जो लोकल न्यूज़ होंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में आ जाते हैं, जो कि आप हमेशा प्रश्न पूछते हैं एग्जाम के समय कि सर उत्तर प्रदेश के लिए यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़े, चाहे यूपी का करंट हो, चाहे यूपी का ज्योग्राफी हो, चाहे यूपी का हिस्ट्री हो, चाहे यूपी का इकोनॉमी हो, कुछ भी। तो करंट अफेयर से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे उत्तर प्रदेश के लिए, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। आपको रोज उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 से 3 न्यूज़ जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश आपको, क्योंकि यूपी के स्टूडेंट जो है बाहर के जो एग्ज़ाम है, यानी कि अन्य स्टेट्स के जो एग्ज़ाम है उसको भी हम देते हैं, और अन्य स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं वो उत्तर प्रदेश का भी एग्ज़ाम देते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी की जा रही है, ये क्लासेस चलाई जा रही है। तो समय सुबह 9 बजे का आप लोग याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दीपू कुमारी, अनु, अनिल राज, प्रीति पोयम, सुषमा, आलोक, अलका तिवारी। तो फटाफट शेयर कर दिए अपने सारे मित्रों के साथ, क्योंकि हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स जो है वो पुराने जो चैनल है उस पर वेट कर रहे होंगे। तो एक बार सभी को कह दीजिए कि वहां वेट ना करें, यहाँ आ जाइए, क्लासेस यहाँ हो रही है ना? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं कहाँ? अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ, है ना? तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद यानी कि ऐप को डाउनलोड करके आप जो भी क्लासेस हैं, जो फ्री क्लासेस है, जो पेड क्लासेस है, उसका आप लाभ उठा लीजिए। और इसके लिए जो कोड आपको यूज करना है, कोड आपके स्क्रीन पर दिख रहा है NOP10, इस कोड के माध्यम से आप पेड या फ्री क्लासेस का आप लाभ उठा सकते हैं। मेरा क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा है दोस्तों, मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे यूपीएससी के फील्ड में। मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, रायपुर, भोपाल, जयपुर, इन सारे जगह पे मेरी क्लासेस जो है लगभग 6 साल से मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है? और स्टेट पीएससी के, ठीक है? मेन जो मेरा कोर सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और करंट अफेयर्स है, लेकिन कुछ और भी सब्जेक्ट्स में जो है वो हाथ आजमाए जा रहे हैं। जैसे कि 11 बजे की जो क्लास आप देखते हैं इंडियन सोसाइटी की स्पेशल, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे जो भी क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है या क्लासेस के
जो भी आपको पीडीएफ है वो आपको समय पर मिल जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले समाचार से। और पहला समाचार जो है वो आपके समाचार आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का चैनल है तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही कर रहे हैं। ठीक है ना, रूबी रानी स्वागत है, और रैना के नाम से कुछ दिख रहा है। ठीक है ना, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए। ठीक है, आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आप जान ही रहे हैं कि इस समय शिलान्यास का जो क्रम है वो काफी तेज गति से चल रहा है, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऊपर भी आज हम बात करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख समाचार हैं, पत्र हैं, उनमें से लिया गया है। और ये समाचार का जो स्रोत है वो दैनिक जागरण है और हिंदुस्तान है। दैनिक जागरण हिंदुस्तान से जो है इस समाचार को लिया गया है जिसमें हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी जो है वो करेंगे गंगा एक्सप्रेस वे का जो है वो शिलान्यास। और गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो शाहजहांपुर में आज जो शाहजहांपुर या आसपास के जो लोग होंगे, है ना, उन्हें इसकी जानकारी होगी। और ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है, जो कि मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज इलाहाबाद तक आएगा। लगभग 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा। और इसका काम जो है वो 2024 तक, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव तक जो है वो पूरा कर लिया जाएगा, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी बातें, पहले तो हम आपके करंट अफेयर्स की क्लास में देखते थे कि आप केवल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एनालाइज करते थे, अब दैनिक जागरण क्यों लेकर आ गए हैं, है ना। तो दोस्तों आप जान ही रहे, समय की मांग है, उत्तर प्रदेश से प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रश्न क्या बनेंगे कि कहां से शुरू हुआ गंगा एक्सप्रेस वे, कहां समाप्त हुआ, कितनी लंबाई है इसकी, है ना। आयोग का क्या भरोसा, आयोग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और ये मैंने कहा कि आपका कहां होगा, मेरठ से शुरू होगा, प्रयागराज तक जाएगा, 594 मीटर का ये लंबा होगा, 12 जिले से ये होकर गुजरेगा, ठीक है। और 30 तहसील क्षेत्र जो है इसमें शामिल होंगे। और इसका जो निर्माण होगा वो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत होगा, ठीक है ना। जिसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कौन कराएगा, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीडा जो है वो निर्माण जो है इसका कराएगा। फटाफट शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ कि वो भी जो है वो क्लासेस के लाभ उठा सकें, ठीक है ना। सभी मित्रों के साथ जो है वो शेयर करते रहिए, है ना, कि वो भी जो है वो क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है ना। और माना जा रहा है कि अब ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं कि चुनाव आ चुके हैं और इसके पहले आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अब ये नया एक्सप्रेसवे, अब बात यह है कि एक्सप्रेसवे की महत्ता क्या है। दोस्तों आप जानते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ करना है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर बनाना है, तो उस अर्थव्यवस्था के निर्माण में जो सबसे मूलभूत चीज है जिसको हम क्या कहते हैं कि सड़क, बिजली और पानी, है ना, बसपा, ठीक है ना। तो बिजली, सड़क और पानी, बसपा का मतलब मैं यहाँ किसी पार्टी को इंगित नहीं कर रहा हूं, बसपा का मतलब है यहाँ कि ब से बिजली, स से सड़क और प से पानी। तो बसपा की आवश्यकता जो है वो सबसे ज्यादा है। और जब तक सड़कों का निर्माण सही से नहीं होगा, जब तक यातायात सुगम नहीं होगा, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो क्षेत्र का जो विकास है वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में आप क्या देखेंगे कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तरी उत्तर प्रदेश या दक्षिण में बुंदेलखंड के क्षेत्रों की तुलना में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा विकसित दिखेगा। आप नोएडा चले जाइए, आप गाजियाबाद चले जाइए, आप मेरठ की तरफ चले जाइए, आप अलीगढ़ की तरफ चले जाइए, तो आपको क्या दिखेगा, वो क्षेत्र आपको, अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप बलिया आ रहे हैं, मऊ आ रहे हैं, आजमगढ़ आ रहे हैं, जौनपुर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी तुलना में वो क्षेत्र ज्यादा विकसित दिखेगा। कारण क्या है, कारण है सबसे पहले तो इनके दिल्ली के पास में होना, और दूसरी चीज है रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होना, जिससे कि कोई भी कंपनी आकर अपना यहाँ फैक्ट्री जो है उसको स्थापित करते हैं। इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को चाहिए कि सड़क सही हो, पानी की उपलब्धता हो और बिजली की उपलब्धता हो, तो वो क्या करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से ये कहा जा रहा है, खासकर अगर हम गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में हम बात करें, तो इस एक्सप्रेस वे के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी कनेक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो जाएगी, और जिसके चलते क्या होगा, चाहे वो किसान हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, उनको एक बाजार मिल जाएगा, और इस बाजार से क्या होगा, उनका जो जीविका जो है, ठीक है, या आत्मनिर्भरता जो है उसमें बढ़ावा होगा, उसमें विकास मिलेगा, है ना। यानी कि अगर प्रयागराज या इसके आसपास के जो भी क्षेत्र है, यहां से जो भी उत्पादन होगा, ठीक है ना, यानी कि प्रयागराज आप कहते हैं ना इलाहाबाद का अमरूद, तो इलाहाबाद का अमरूद जो है वो मेरठ के बल्ले से जाकर टकराएगा। मेरठ आपको पता ही कि मेरठ फेमस किस लिए है,
मेरठ के जो बल्ले यानी कि जो बैट है, जो क्रिकेट बैट होते हैं वो काफी प्रसिद्ध है। तो कहा यह जा रहा है कि इलाहाबाद का जो अमरूद है वो मेरठ के बल्ले पर जाके जो है वो अपना प्रहार करेगा और मेरठ के जो बल्ले हैं वो इलाहाबाद तक पहुंचेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी और छोटे बड़े जो भी उद्योग हैं उन सारे उद्योगों को जो है इससे बढ़ावा मिलेगा। आपके स्क्रीन पर दोस्तों देख रहा होगा ये एक्सप्रेस वे का जो है पूरा चार्ट आपको दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है ये एक्सप्रेस वे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे जो है इसका जो चार्ट मतलब ये आपको मैप जो है वो दिख रहा है, जिस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कहां से कहां तक जो है इसका निर्माण किया जा रहा है ना, और कौन कौन से आपके जो हैं शहर इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस वे है जो कि 594 किलोमीटर लंबा है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेस वे, जिसका शिलान्यास आज 18 तारीख को जो है 12 बजे शाहजहांपुर में रेलवे ग्राउंड है रौजा, वहां प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो कौन कौन से मुख्य शहर जो हैं ये आएंगे। ये मुख्य शहरों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश आयोग आपसे पूछ सकता है कि गंगा एक्सप्रेस वे इनमें से किस शहर से नहीं गुजरता है या इनमें से किस शहर से गुजरता है। अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस किस शहर से जो है गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो मैंने कहा कि मेरठ से इसकी शुरुआत हो रही है और कहां तक जा रहा है, प्रयागराज तक जो है ये एक्सप्रेसवे जा रहा है। मेरठ से जब इसकी शुरुआत हो रही है दोस्तों तो ये आपका हापुड़ अमरोहा, ठीक है ना, मेरठ के बाद आपका हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, ठीक है, हरदोई, उन्नाव, और उन्नाव के मतलब कि लखनऊ के पास से होते हुए बाहर बाहर ही आपके रायबरेली और रायबरेली से प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज ये आपका आ जाएगा। तो आपकी स्क्रीन पर ये आपको दिख रहा होगा सारा, है ना, आपको दिख रहा होगा ये आपको मेरठ से शुरू हो रहा है, मेरठ के बाद ये हापुड़ आ रहा है, अमरोहा आ रहा है, अमरोहा के बाद आपको बुलंदशहर नजर दिख रहा है, बुलंदशहर के बाद आप देख रहे हैं यहाँ आपको संभल दिख रहा है, बदायूं दिख रहा है, बदायूं के बाद आप देख रहे हैं यहाँ आपको शाहजहांपुर दिख रहा है, हरदोई दिख रहा है, उन्नाव दिख रहा है, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, यानी कि मेरठ से शुरुआत हो रही है और प्रयागराज तक ये आपका जो एक्सप्रेस वे है ये आएगा। इस एक्सप्रेस वे के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो 594 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेस वे है, इससे क्या माना जा रहा है कि एक्सप्रेस वे के बेहतर नेटवर्क और इंटरकनेक्टिविटी से प्रदेश के हर छोर और का जो है वो विकास होगा और हर छोर जो है वो आपके राजधानी से जुड़ेगा। एक बार क्लास के लिंक को जो है फटाफट शेयर कर दीजिए, ठीक है, कि सभी जो है इसका लाभ उठा सके और लाइक शेयर करते रहिए। पहले बार जो भी चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और उत्तर प्रदेश का जब चैनल है तो आप लोग बार बार उत्तर प्रदेश के न्यूज के लिए जो हमेशा रहता ना अपने प्रदेश, अब मैं जो ये जिला बता रहा हूं एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोग में से इन जिलों के आसपास कौन रहता है। कोई है जो हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ या प्रयागराज के आसपास का कोई रहने वाला है ना, तो उसको क्या लगेगा, आत्मीयता लगेगा, अरे मेरा जिला का नाम जो है वो आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करें तो इसमें जो सड़कें बनेंगी वो 6 लेन की सड़कें बनेंगी और जिसका विस्तार जो है वो करके 8 लेन का कर दिया जाएगा। इस पे 7 रेलवे ओवरब्रिज होंगे और ये सारी सेतु होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा 17 स्थानों पर जो है इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। शाहजहांपुर में इस पर 3.5 किलोमीटर लंबी जो है वो हवाई पट्टी का निर्माण होगा, यानी ठीक है ना, 3.5 किलोमीटर जो है इस पर हवाई पट्टी का निर्माण होगा शाहजहांपुर पे। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बन रहा है, ठीक है ना। और ये ग्रीन एक्सप्रेस वे होगा जिसपे पेड़ पौधे लगाने की बात हो रही है, ठीक है ना। कनेक्टिविटी के साथ रोजगार और निवेश के अवसरों पे बढ़ोतरी होगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे को के माध्यम से। इसके माध्यम से यह भी माना जा रहा है कि रुहेलखंड एवं विंध्य में कम विकसित क्षेत्र के कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। रुहेलखंड का क्षेत्र कौन सा हो गया, ये मेरठ का जो क्षेत्र हो गया, या हापुड़ का, अमरोहा का जो क्षेत्र हो गया, रुहेलखंड का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। और दूसरा आपका विंध्य का क्षेत्र कौन सा हो गया, इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र हो गया ये आपका क्या हो गया, विंध्य का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये माना जा रहा है कि इस क्षेत्रों में जो है कि जो कम विकसित क्षेत्र हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो कृषि के क्षेत्र है, जो वाणिज्य के क्षेत्र है, जो पर्यटन के क्षेत्र हैं, जो उद्योग के क्षेत्र हैं, जैसे कृषि में आप मान लीजिए इलाहाबाद के आसपास जैसे आपको भदोही नजर आएगा जहाँ कालीन भैया वाला, कालीन भैया याद है ना, कौन सा, मिर्जापुर फिल्म, ठीक है। तो कालीन के उत्पादन को जो है एक बाजार मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्पादन इकाइयों, विकास केंद्रों तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रों को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में जो है वो सहायक होगा। शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, मेडिकल संस्थान की स्थापना के जो है अवसर होंगे।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, भंडार गृह, मंडी तथा दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना में जो है सहायक होगा और प्रवेश नियंत्रित होने के कारण जो है सुरक्षित ईंधन और समय की बचत होगी और प्रदूषण नियंत्रण होगा। तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर इतने सारे मतलब कि एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं इससे क्या फायदा होगा? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बाजार मिलेगा कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, अब कृषि मतलब समझ लीजिए कि आपके गांव में अगर मान लीजिए कोई उन्नाव में जो है टमाटर की खेती करता है या उन्नाव में जो है किसी और भी हरी सब्जी की खेती करता है, तो उसका जो है, ठीक है ना, जो उत्पादन होगा वो मेरठ पहुंचेगा। यानी कि सब रात में जो है वो टमाटर तोड़ा उन्नाव से और सवेरे जो है वो मेरठ के बाजारों में वो टमाटर जो है वो बेच रहा है। ठीक है ना, इलाहाबाद में या प्रयागराज में आपका अमरूद तोड़ा गया सुबह और शाम को पता चल रहा है कि मेरठ के बाजारों में जो है वो बिक रहा है। तो कुल मिला के कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो एक्सप्रेसवे का जो है वो फायदा होगा। ठीक है, तो ये पहला न्यूज आप लोग के लिए था। दूसरा न्यूज भी आपके उत्तर प्रदेश से है। दोस्तों, चुनाव का समय आ चुका है और विधानसभा चुनाव की जो घोषणा है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी न्यूज है। और मार्च के पहले हफ्ते में, यानी कि माना जा रहा है कि 15 मार्च से पहले जो है वो नई सरकार का जो है वो गठन हो जाएगा। अच्छा, एक खबर और भी मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 के जो एग्जाम की एक एस्टिमेटेड डेट जो आ रही है वो आ रही है जून लास्ट तक जो है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 की हो सकती है। तो आप लोग इसके लिए कमर कस लीजिएगा, समय आपके पास नहीं है, जून लास्ट तक जो है। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है क्या कि मार्च के पहले हफ्ते में नई सरकार के गठन की जो है वो उम्मीद है। ठीक है ना, और ये सारी जो चीजें हैं। अब उत्तर प्रदेश के जो चुनाव जो है, इसके पहले के जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 2017 में हुए थे। ठीक है ना, विधानसभा के चुनाव। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जब ये विधानसभा के जो चुनाव 2017 में हुए थे, तो इसके साथ साथ जो है कि और जो राज्य हैं वहां भी आपके चुनाव हुए थे, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अब जो चुनाव होंगे सेम इसी टाइम पे आपको उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होगा। और चुनाव आयोग जो क्या करेगी कि अगले हफ्ते से जितने भी राज्य हैं जहां चुनाव होने की उम्मीद है वहां अपने दौरे की शुरुआत करेगी। ठीक है, जिससे कि वो चुनाव के लिए पूरा जो है रूपरेखा खींच सके, जो भी सुरक्षा व्यवस्था उसका जायजा ले ले। ठीक है ना, अब दूसरी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव होगा आपका जनवरी में जो है, इसके बारे में जो है वो जानकारी दे दी जाएगी। और मार्च से पहले ये कहा गया है कि सरकार का गठन होगा। यानी कि जो बोर्ड के एग्जाम है क्लास 10th और 12th के, इसकी उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो बोर्ड के एग्जाम हैं आपके इस चुनाव के बाद होंगे, यानी कि मार्च लास्ट या अप्रैल में बोर्ड एग्जाम होगा। तो जो क्लास 10th और 12th के आपके छोटे भाई बहन हैं उसको आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। ठीक है ना, अब इससे जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कहा गया है कि 7 चरण में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है ना, और जो योजना जो बना रहा है चुनाव आयोग, ठीक है, कि 7 चरणों में जो है वो चुनाव कराएंगे। ठीक है, और 7 चरणों में चुनाव कराएंगे, उसमें गोवा, उत्तराखंड में साथ साथ एक चरण चुनाव होंगे। और दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो मणिपुर और पंजाब जो है वो उत्तर प्रदेश के दूसरे चरणों के साथ जो है उसके चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। अब चुनाव जब आ रहा है तो चुनाव सुधारों पर जो है वो निर्वाचन आयुक्तों के साथ जो पीएमओ ने है एक अनौपचारिक वार्ता की है कि चुनाव सुधार की तरफ हम क्या करें, ध्यान दें। ठीक है ना, और इसमें अगर हम बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन है? सुशील चंद्रा, और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे ने प्रमुख चुनाव सुधारों को लेकर जो है वो निर्वाचन आयोग एवं कानून मंत्रालय के बीच में जो समझ को समान बनाने के लिए जो है वो पीएमओ ऑफिस से जो है वो अनौपचारिक जो है वो वार्ता की है कि चुनाव को जो है वो किस प्रकार से अच्छा किया जाए। चुनाव सुधारों पे बात की गई। तो चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्या है, क्यों चुनाव सुधारों की आवश्यकता है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो राजनीति के एक जटिल आंतरिक और चरित्र और गठबंधन की जो अंतहीन संभावना के चलते हम क्या देखते हैं कि भारत के चुनाव का अनुमान लगाना जो है वो बेहद ही कठिन है। आप इस समय उत्तर प्रदेश का जब चुनाव है तो आप ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आएंगे कौन और हटेगा कौन, है ना। आप लगा सकते हैं, एकदम बिल्कुल अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में उस चुनाव का निर्णय क्या आएगा, है ना। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो चीज है कि संभावनाओं पे जो है अनुमान लगाना जो है वो काफी कठिन है। और भारत के जो मतदाता हैं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो जिसमें लोकसभा के 543 सदस्य निचले सदन के लिए चुनाव करते हैं, ठीक है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, हर राज्य के हिसाब से चुनाव के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो है आपको काफी अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो एक पार्टी जो है वो राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो काफी अधिक वोटों से जो है जीत जाती है, लेकिन वही पार्टी जब विधानसभा में पहुंचती है तो उसको क्या देखने को मिलता है, हार का सामना करने को मिलता है।
उदाहरण स्वरूप अगर अभी हाल फिलहाल में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव को अगर आप ले लें तो पश्चिम बंगाल में वही राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है उसको आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक वोटों से जो है वो समर्थन मिला, लेकिन वही जब राज्य विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो वहां आपने देखा कि इसकी हार हुई। तो जो मतदाता है उसका क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर जब सोचता है तो उसकी सोचने की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन वही जब अपने राज्य स्तर पर सोचता है तो उसके जो भी डिमांड्स है या जो सोचने की जो प्रक्रिया है वो उसमें क्या आपको देखने को मिलता है, काफी बदलाव देखने को मिलता है। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के 7वें बड़े और दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में जो चुनाव है वो बहुत ही जटिल कार्य है और निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक जो है वो दबाव भी डाले जाते हैं, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव जो है चुनाव आयोग को कराना काफी कठिन हो जाता है। भारतीय चुनाव में अगर हम बात करें तो जो भी सत्तारूढ़ दल है यानी कि जो भी सत्ता में वो क्या करता है, जो भी आपकी सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करता है और उसका दुरुपयोग करना आजकल आम बात बन चुका है, जिस पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी उठ चुके हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ईवीएम मशीन पर जो है हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रश्न चिन्ह उठ चुका होता है। ईवीएम मशीन पर जो है हमेशा कहा जाता है कि ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, या आप कोई भी बटन दबाइए किसी एक विशेष पार्टी को जो है वो सारा वोट जाता है। इसमें सत्यता कितनी है इस पर चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया है कि ईवीएम मशीन पे किसी भी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती है। राजनीतिक पार्टियां जो है लोगों को गुमराह कहने के लिए या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी हम बात क्या करें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जब भी चुनाव होता है तो किसी जिले का जो डीएम है उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि जो अभी पार्टी इस समय सत्ता में है उसी को जिताना है। तो डीएम से लेकर अधिकारी तक जो हम देखते हैं वो क्या करते हैं, सब अपना दांव पेंच लगाए रहते हैं कि किसी भी प्रकार से अपनी नौकरी भी बचाना है और जो पार्टी सत्ता में है उसको जिताने का भरसक प्रयास करना, नहीं तो भैया उसके बाद स्थिति जो है वो काफी खराब हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा हम बात कर रहे हैं तो दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध जो है वो विपक्षी दल जो है हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। तो ये भी हम घटना हमें देखने को मिलता है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुआ तो वो भी जो है सेम वही काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि अभी भाजपा का शासन है और भाजपा अगर कोई कार्य कर रही है तो कांग्रेस जो है उसका विरोध कर रही है। लेकिन मान लीजिए भविष्य में कभी कांग्रेस आई, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा पास्ट में चले और हम कांग्रेस के शासन के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते थे कि कांग्रेस की बहुत सारी जो ऐसी चीजें थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करती थी कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ एनडीए के साथ सत्ता में है तो इसके ऊपर भी सेम वही सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। किसके द्वारा? विपक्षियों के द्वारा, ठीक है ना। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारतीय चुनाव प्रणाली की जो सबसे खामी है वो क्या है कि चुनाव के पूर्व तक मतदाता सूची जो है वो क्या हो जाती है, आपकी अपूर्ण रह जाती है। चुनाव आ जाता है और चुनाव जब आ जाता है तो आप देखेंगे कि मतदाता सूची में जो है वो आपको नाम ही नहीं नजर आएगा। नाम नजर आएगा तो पता चलेगा कि पिताजी बदल जाएंगे, आप भी टेंशन में हो जाएंगे कि मेरे बाबू, जैसे मान लीजिए कोई लल्लू राम है, बाप का नाम कल्लू राम है, ठीक है। अब पता चलता है कि लल्लू राम के नाम की जगह पे जो है वो बाप का नाम जो है वो सल्लू राम हो जाता है, या लल्लू राम के नाम की जगह पे बाप का नाम रामधारी हो जाता है। अब लल्लू कंफ्यूज हो जाता है कि भैया मेरे बाप कल्लू थे कि रामधारी थे, है ना। क्यों? क्योंकि ये त्रुटि किसने किया? ये त्रुटि किया जैसे चुनाव आयोग ने, है ना। फिर पता चलता है कि पति का नाम चेंज हो जाता है, पत्नी का नाम चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रकार की त्रुटियां जो है हमें हमेशा वोटर लिस्ट में देखने को मिलती है, या वोटर लिस्ट आपको जो है वो क्या मिलता है कि कंप्लीट जो है वो नहीं मिलता है। अब इसके कारण क्या होता है कि कई लोगों के जो नाम नहीं होते हैं, तो नाम ना होने के कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने मत का अधिकार प्रयोग करना चाहता है वो अपने मत का अधिकार प्रयोग करने से जो है वो वंचित रह जाता है। तो इससे भी हम क्या देखते हैं कि एक प्रकार से हम देखते हैं कि ये धांधली हमें देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरा हम जब चुनाव देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी या क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टी होती है वो चुनाव में भाग लेती है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि आपके क्षेत्र में काफी सारे निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, और निर्दलीय उम्मीदवार जब खड़े हो जाते हैं तो समस्या क्या हो जाती है कि चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है कि इन सारे निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए जो चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, ठीक है, और सुचारू रूप से जो है वो चुनाव कराना। अब भैया जब चुनाव आयोग जो है, अब आप अगर निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप जाएंगे कहेंगे कि मुझे खड़ा होना है, और आपके सपोर्ट में कुछ लोग जाकर वहां क्या कर दें, जब आप नामांकन कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट भी कर दे रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भैया हम चाह रहे हैं कि ये खड़े हों। तो चुनाव आयोग मना भी नहीं कर सकता है कि इससे ज्यादा लोग जो है खड़े नहीं हो। तो आपको क्या देखने को मिलता है, कई ऐसे क्षेत्र भी आपको देखने को मिलते हैं जहां 20 से 25 उम्मीदवार लड़ जाते हैं, और आपका जो ईवीएम मशीन होता है उसमें पता चलता है कि
आपको जगह ही नहीं मिलता है चुनाव आयोग को, तो क्या करता है, दो दो ईवीएम मशीन लगाता है ना, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए। तो ये सारी समस्या हो जाती है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि जो भी आपके निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनके वोट, उनका जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, जो भी निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बहुत का फेस उधर उधर हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको क्या किया जाता है, वोट कटुआ के नाम पे, वोट काटने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक पार्टी है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और उसका जो उम्मीदवार है उसका नाम है रामलाल, ठीक है। अब गांव में देखा जाएगा कि 5 रामलाल हैं, और पांचों रामलाल के जो है उस क्षेत्र में 5 रामलाल हैं, और सभी रामलाल की जो है अपने अपने क्षेत्र में, मान लीजिए कि रामलाल जो है वो जो पार्टी से मान लीजिए यादव जी हैं, तो देखा जाएगा कि उस विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में कितने रामलाल जो हैं जो कि यादव हैं, और उनकी अच्छी खासी पैठ है अपने किसमें, समाज में। उन सबको क्या कर दिया जाएगा कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा जो क्या किया जाएगा कि खड़ा कर दिया जाएगा वोट कटवा के रूप में। तो इस प्रकार भी हमें देखने को हमें मिलता है कि ये सब क्या कर रहे हैं कि केवल वोट काटने के प्रयास करते हैं। तो इस पर भी सुधार के लिए समझ लीजिए कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव सुधार के बारे में क्यों बात कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो आपको जाली और फर्जी जो है वो वोट देने वाले लोग मिल जाएंगे, है ना। पता चलता है कि जो मर चुका है, कभी कभी तो ऐसे भी देखने को मिलता है कि जो मर चुका है उसके नाम पर भी जो है हम क्या देखते हैं कि कोई जाके उस पर वोट डाल के आ गया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, खासकर एक चीज और देखते हैं, जो महिलाएं घूंघट का या बुर्के का प्रयोग करती हैं, है ना। तो गांव में आप चुनाव में देखोगे कि क्या होता है कि एक ही महिलाएं जो है वो बार बार जाकर क्या कर रही है कि वोट डाल के आ जा रही है। अब उसके ऊपर लगा दी जाती है काली स्याही, तो वो भी बड़े स्मार्ट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ऐसे तुरंत पूछ लेते हैं, काली स्याही गायब, फिर से वोट देने पहुंच जाते हैं। दूसरा क्या कर लेते हैं कि इस पे तेल, ऑयल, जेल, क्रीम कुछ इस प्रकार से लगा लेते हैं, जिससे कि तुरंत क्या हो जाए कि जो इंक है उस पर चिपके ना, वो तुरंत पूछ देते हैं और जाकर वोट दे देते हैं, ठीक है। तो जाली वोटों की संख्या जो है हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और इसके चलते जो जाली वोटों की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के लिए जो है समस्या खड़ी कर दे रही है कि ईमानदारी पूर्वक और विश्वसनीयता को जो है वो बनाया रखा जा सके। अब चुनाव आयोग को जब ईमानदारी पूर्वक जो चुनाव कराना है, तो उसके लिए आवश्यकता किसकी हो जाती है, उसके लिए आवश्यकता हो जाती है कि एक बेहतर अवसंरचना की निर्माण करने के, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सके, जिस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो चुनाव कराया जा सके। अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण हम क्या देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो क्या करता है कि अपनी मजबूरी का रोना रोता है, ठीक है ना, और कहता है कि भैया हमारे पास जो है वो क्या है, कर्मचारी नहीं है, ठीक है, और काफी जो समस्या है उस समस्या का रोना रोता है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये आपको हमारे यहाँ हुआ था, बुर्का पहनने गई थी, अच्छा ठीक है, नहीं ये समस्या होती है, खाली बुर्का नहीं, घूंघट वाले भी होते हैं, ठीक है, ये काफी देखने को मिलता है। और हम तो देखते हैं कि भैया हमारे यहाँ कोई दादा उदा जी, मतलब गाँव में देखते हैं कोई बुढ़ो उढ़ो मर चुके हैं, अगर पता चला 5 साल पहले मर चुके हैं, 2017 का चुनाव दिए थे और 2018 में टिरक गए हैं, तो पता चला 2022 में उनकी आत्मा जाके क्या करेगी, अपना वोट का अधिकार जो है वो चुन लेगी। तो चुनाव आयोग को एक चीज और भी नियम बनाना चाहिए, क्या कि चुनाव का जो ये जो वोट देने का जो अधिकार है वो केवल जीवित व्यक्तियों के लिए है, मृत आत्माओं के लिए जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। अब होता क्या है कि आत्माएं मृत होने के बाद भी क्या है, मतलब व्यक्ति मृत होने के बाद उनकी आत्माएं जो होती हैं और कहते हैं कि नहीं, हम जो है वहां से भी, ठीक है, स्वर्ग से भी आकर जो है वो वोट देंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम तो जा चुके हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को जो है वो क्या मिले, सही नेता मिल सके, है ना, ठीक है। तो यह सारी समस्या देखने को मिलती है। आपके गांव में भी काफी सारे मृत दादा दादी बूढ़ा बूढ़ी लोग जो हैं वो नजर आ गए होंगे, ठीक है, जो कि उनकी आत्माएं जो हैं वो वोट का प्रयोग कर चुकी होंगी। किसके किसके यहाँ अभी तक आत्माएं वोट का प्रयोग कर चुकी हैं, बता दीजिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का समाचार है ना। चलिए अगला न्यूज है दोस्तों द हिंदू से लिया हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं राष्ट्रीय समाचारों पे। द हिंदू से न्यूज है प्राइवेटाइजेशन टू रिजल्ट इन लॉस ऑफ बैंक जॉब्स। दोस्तों इस समय आप देख रहे होंगे, जब बैंकों के बाहर आप जा रहे होंगे तो वहां आपको देख रहा होगा हड़ताल का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ। और ये हड़ताल का बैनर क्यों लगा हुआ है? बैंकों का निजीकरण हो रहा है, शीत सत्र चल रहा है, और शीत सत्र में जो सरकार की योजना है कि 2 बैंकों का जो है वो निजीकरण कर दिया जाए, है ना। देखो ये गुलजारी लाल लिख रहे हैं कि हम भी जाली वोट दिए थे, एक्ट शेर, मतलब जाली वोट देने के बाद ऐसे पीठ थपथपा रहे हैं जैसे लग रहा है कि सर हम पाकिस्तान के सरहद पर गए थे और 2 पाकिस्तानी को मार के आ गए या 2 आतंकवादी को मार के आ गए, ऐसे ठीक है ना। तो अगला, हाँ, तो हमने क्या कहा कि जब आप
इस समय जो है सरकार की योजना क्या है कि शीत सत्र में जो है वो बैंकों का, 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की बात। अब बैंकों का जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो जो बैंक के कर्मचारी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है आम नागरिक जो है इससे खुश हैं। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब भी आप बैंक में जाएंगे, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि अब तो मान लीजिए कि ठीक है कि उसके जगह कई सारे जो हैं वो आपके कियोस्क सेंटर बन चुके हैं, लेकिन आप क्या देखेंगे, पहले आप बैंक में जाते थे तो क्या समस्या आती थी, आप पता चल रहा है कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए हैं, खाता खुलवाने के लिए गए हैं, तो बाबू भी छोड़िए, चपरासी जो होता था ना बैंक का, वो भी पान कचर कचर के बड़ा बदतमीजी से बात करता था। बाबू तो अपने आप को ऐसा समझता था, जो क्लर्क होते थे बैंक के, या अभी भी समझते हैं सरकारी बैंकों के, प्राइवेट वाले तो आपके घर चले आ जाएंगे कि भैया एक ठो खाता खुलवा लीजिए, एक ठो खाता खुलवा लीजिए, भैया टारगेट पूरा करना है, खाता खुलवा लीजिए, है ना। तो पहले आप बैंक को दौड़ते थे, अब बैंक आपके घर दौड़ते हैं, है ना, चेंज आया है। लेकिन सरकारी बैंक में अभी भी आपको क्या नजर आएगा, बाबू लोग जो है वो क्या है, 2 बज गया है, खाने का टाइम हो गया है, नहीं जमा करेंगे, 3 बजे तक इंतजार कीजिए। अब 3 बजे तक आप बैठे हुए, समस्या आ गई, है ना। और बैंक की जो उत्पादकता है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें हमें अंतर देखने को मिल रहा है। बैंक का एनपीए जो है वो हमें ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारी जो समस्या है, ठीक है, इन समस्याओं का निस्तारण एक ही चीज़ दिख रहा है कि भैया सरकारी मुलाजिम जो है अपने काम को सही तरीके से कर नहीं पा रहा है, तो क्या करना होगा, प्राइवेट तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब प्राइवेट की बात करें तो एक समाचार और भी आया है। उत्तर प्रदेश सरकार एक योजना ला रही है, ये बैंकों से हटकर शिक्षा क्षेत्र में ये योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल के विकास के लिए, यानी कि प्राइमरी स्कूल के कायाकल्प के लिए जो है एनजीओ की सहायता ले रही है कि हर ब्लॉक में जो एनजीओ है वो 5 स्कूल को ले और 5 प्राइमरी स्कूल को जो है वो मॉडल स्कूल बनाए। उसमें शिक्षा में क्या सुधार चाहिए और इन सारी चीजों पे जो है वो बात करे। ठीक है, सब बाबू लोग नहीं, सब बाबू लोग नहीं भाई, कुछ बाबू लोग ऐसे होते हैं, है ना, हर जगह सब थोड़ी खराब होते हैं, लेकिन अधिकतर खराब मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। द ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ऑन ट्यूसडे सेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वुड रिजल्ट इन जॉब लॉसेस, ब्रांच क्लोजर एंड फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो ये जो विरोध हो रहा है किसके द्वारा, बैंकों के द्वारा, बैंक के जो ये पूरी जो बैंक की यूनियन है जिसका नाम है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, इन्होंने कहा कि अगर बैंकों का, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, अगर इनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो समस्या क्या होगी, लोगों के जो रोजगार हैं वो रोजगार जो है वो छिन जाएंगे। ठीक है ना, रोजगार छीनने के अलावा और भी समस्याओं पे बात करें तो ब्रांच जो है वो क्लोज हो जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे काफी सारे बैंकों का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ या बैंकों को जो मर्ज किया गया, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए कि इसके पहले जो बैंकों को मर्ज किया गया था, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, कनारा बैंक, देना बैंक, तो आप देखे होंगे कि आपके आसपास जो है अगर मान लीजिए 4 बैंक और चारों बैंक को मर्ज कर दिया गया तो अब क्या हो गई, एक शाखा हो गई। अच्छा, अब वहां भी 4 बाबू हैं, वहां भी 4 मैनेजर है, वहां भी 4 चपरासी, वहां भी 4 चौकीदार हैं। लेकिन अब जब बैंक हो गया तो भैया 4 मैनेजर तो क्या करेंगे, सरफड़ौल करेंगे, आपस में लड़ेंगे। तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ इधर से उधर किया गया और नई भर्तियां जो है आएंगे नहीं तो जॉब नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज है कि अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया गया तो क्या होगा, एक टारगेट दिया जाएगा किसको, बैंक की कर्मचारियों को, कि भैया इस टारगेट को पूरा करो। जैसे प्राइवेट बैंक जो है अपने कर्मचारियों को टारगेट देते हैं, इसलिए आप प्राइवेट बैंक में जब जाते हैं तो आपको वहां के कर्मचारी जो है वो काफी पोलाइट नजर आते हैं। पोलाइट, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रेम से बात करेंगे तो आपको लगेगा यार कितना बढ़िया है। भैया उसकी मजबूरी है बात करना, क्यों, क्योंकि ग्राहक ही उस देवता है, कस्टमर क्या है, गॉड है। अगर वो ग्राहक से सही से बात नहीं करेगा तो क्या होगा, पता चला अगले महीने उसकी नौकरी चली जाएगी। तो भैया उसकी मजबूरी है कि ग्राहकों से सही से बात करना। सरकारी नौकरी वाले को पता है कि भैया मेरी नौकरी कोई नहीं छीन सकता है ना, हम कहीं से भी बात करें, जाओ जिसको कंप्लेन करना कर लो, आरबीआई के गवर्नर को करोगे कर दो, आरबीआई के गवर्नर हमारे चाचा है ना, कोई किसी की नहीं सुनता है। ऊपर नंबर रहेगा शिकायत के लिए, इस नंबर पर कॉल करो, जाओ कर दो शिकायत। मतलब इतना टाइट होके बोलते हैं, तो फिर समस्या इसी चीज की आ गई है ना। चलिए बात करते हैं बैंकों के निजीकरण से। तो सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 को जो है पास करने के लिए जो है इस पर विचार कर रही है, इसका निर्णय लिया। और इसका उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य यह है कि जो संसद का भी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस समय 2 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकें हैं उन बैंकों का क्या किया जाए, निजीकरण किया जाए। पिछले सत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पिछले सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाया गया था, पारित किया गया था। और इस विधेयक के माध्यम से यह कहा गया था कि जो सामान्य बीमा व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 है, उसके माध्यम से स्वामित्व वाली समान बीमा कंपनियों का जो है वो निजीकरण की जो है अनुमति जो है इसके माध्यम से जो है वो दी गई थी। ठीक है ना,
क्लियर है? शुभम उपाध्याय। तब सर हम लोग को जॉब कैसे मिलेगा? भाई समस्या तो है, समस्या तो अब बोलूँगा नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन समस्याएं हैं। ठीक है, एक पार्टी है वो क्या करती है, निजीकरण को बढ़ावा देती है। अब घर में जब अपने पेरेंट्स से आप लोग जब पूछोगे तो पेरेंट्स आपके बताएंगे कि एक पार्टी जब भी आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, निजीकरण को बढ़ावा देती है ना। अब यहाँ मैं खुल के बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब ये जो बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 जो है वो क्या है, तो केंद्रीय बजट 2020-21 में वित्त मंत्री के द्वारा जो बताया गया उसमें कहा गया है कि विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के निजीकरण हेतु विधेयक का उद्देश्य 1970 और 1980 के बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण और हस्तांतरण कानूनों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करना है। और इन्हीं कानूनों के माध्यम से जो है वो क्या किया जाएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था। ऐसे में निजीकरण का जो मार्ग है वो यह प्रशस्त करने के लिए कि ये कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को जो है वो क्या करना है, इसमें बदलाव लाना है। अब इस कदम से क्या होगा, तो दोस्तों इस कदम से जो है जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनमें हम क्या देखेंगे कि न्यूनतम सहकारी हिस्सेदारी जो है वो 51% से कम होकर कितनी हो जाएगी, 26% हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब निजीकरण के बारे में बात करें तो सरकार को निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, निजीकरण का अर्थ क्या है, तो सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व संपत्ति और व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। इसके तहत सरकार इकाई या व्यवसाय का स्वामी नहीं रह जाता है। निजीकरण को कंपनी में अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। भारत में 1991 में ऐतिहासिक सुधार करने के बाद निजीकरण की ओर जो है भारत जो बढ़ा और इसे नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी नीति के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीयकरण के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीयकरण निजी तौर पे जो है वो नियंत्रित कंपनियों, उद्योगों या संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में रखने की जो है एक प्रक्रिया है। जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, मतलब नए मतलब रोज हो सकता है मेरी क्लास आप कर रहे होंगे, लेकिन इस नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। अच्छा, शाम को 4 बजे से आज मैं ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ और शाम को 4 बजे से जो ज्योग्राफी वो इंडियन ज्योग्राफी है, काफ़ी बेस से एकदम बेसिक ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण निजी तौर पर नियंत्रित कंपनियों, उद्योग, ठीक है, और ऐसा हम क्या देखते हैं कि ऐसा अक्सर विकासशील देशों में होता है और संपत्ति को नियंत्रित करने या विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों पर अपने प्रभुत्व का दावा करने की देश की इच्छा को ये जो है ये प्रतिबंधित करता है। अब इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं और बैकग्राउंड में चल के जो बैंकों की निजीकरण है या बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो है उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो जब हम पृष्ठभूमि में चढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे 1969 में, जब केंद्र सरकार ने 1969 में जो है वो देश के 14 सबसे बड़े जो निजी बैंक हैं उनका क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था। और इस निर्णय का जो उद्देश्य क्या था, बैंकिंग क्षेत्रों को तत्कालीन सरकार के समाजवादी दृष्टिकोण के साथ संरक्षित करना। 1969 में क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और 2021 में क्या बात हो रहा है, निजीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का वर्ष 1955 में और देश के बीमा क्षेत्र का 1956 में जो है वो क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया गया था। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, इसके निजीकरण के ऊपर जो है वो चर्चा चल रही है। पिछले 20 वर्षों में अगर हम बात करें तो जो भी विभिन्न सरकारें हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसके निजीकरण के विरुद्ध जो रही हैं, और वर्ष 2015 में सरकार ने निजीकरण का जो है वो सुझाव प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो तत्कालीन गवर्नर थे यानी कि 2015 में, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया था, सरकार की जो मंशा थी निजीकरण की उसका विरोध किया था। ठीक है ना, क्योंकि अगर बैंकें जो जब निजी हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, अपने हिसाब से बहुत सारे नियम कानून बनाकर चलने लगेंगे, जिससे कि ग्राहकों को जो है वो समस्या है। ग्राहकों को सुविधा तो है लेकिन समस्याएं हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बात करूं, मान लीजिए आप एक्सिस बैंक में जाते हैं और आपको अकाउंट खुलवाना है, समझिएगा मेरी बात को, तो मिनिमम आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, 10,000 रुपये होने चाहिए। ICICI बैंक में जाते हैं और आपको अकाउंट खुलवाना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए,
10,000 रुपये चाहिए। लेकिन अगर आप SBI में जाते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं या और कोई ऐसे बैंक में जाते हैं जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो अगर आप चाहें तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपके जो ये PSU बैंक है ना, जो पब्लिक सेक्टर वाले जो भी बैंक हैं, तो वो हम क्या देखते हैं कि वो ग्राहक हितैषी यानी कि गरीबों के भी हितैषी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वो हम क्या देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं, अब मान लीजिए हमेशा आपके अकाउंट में जो है वो 10,000 रुपये रहने चाहिए, क्योंकि अगर 10,000 से कम अगर आपके अकाउंट में पैसे होते हैं तो आपके ऊपर बैंक क्या करेगी, पेनाल्टी जो है वो डाल देगी, ठीक है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। तत्कालीन जो गवर्नर थे उस समय, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध भी किया था कि इस प्रकार से समस्या आने लगेगी। लेकिन वर्तमान सरकार क्या है, वर्तमान सरकार ये चाह रही है कि वर्तमान सरकार के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो सरकार हमेशा किस चीज की बात करती है, सरकार हमेशा कहती है कि सरकार का काम जो है वो क्या है, प्रशासन को चलाना है। सरकार का काम इन सारी चीजों को नहीं चलाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो उस क्षेत्र में निपुण लोग हैं वो इस क्षेत्र पे संभाले। तो फिर प्रश्न उठता है कि 2015 के पहले या 2014 के पहले वर्तमान जो सरकार आई है, क्या उसके पहले काम नहीं हो रहे थे? इसलिए वर्तमान सरकार को जो है वो क्या कहा जा रहा है, वर्तमान सरकार का विरोध जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो है वो गरीबों की दुश्मन है, इनकी योजनाएं जो है वो गरीब विरोधी हैं, है ना। ऐसा विपक्ष के द्वारा जो है हमेशा जो है वो क्या किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, हमेशा जो छींटाकशी जो है वो देखने को आपको मिलेगा। अब आपको अपने अनुभव के आधार पर यह जानना है कि वाकई में जो विपक्ष सरकार के ऊपर जो प्रहार कर रही हो, प्रहार सत्य है या विपक्ष केवल ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, ठीक है। तो आप खुद जो है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बैंकों के द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको कि बैड बैंक की बात की गई, की स्थापना के साथ निजीकरण के वर्तमान प्रयास जो है वो वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए बाजार आधारित समाधान खोजने के दृष्टिकोण का जो है वो नेतृत्व करते हैं। दोस्तों, हमने देखा था कि बैंकों के अंदर हमें NPA की समस्या जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिली। काफी सारी बैंक जो है, जैसे कि आपको याद होगा कि यस बैंक आपको नजर आई थी जिसकी स्थिति खराब हो गई थी। एक्सिस बैंक के भी आपकी स्थिति देखें तो खराब आपको दिखी थी, है ना, जिसमें कि काफी सारे बैंकों से हमने देखा था कि जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो क्या है कि लोन लेकर उसके बाद तड़ी पार हो गया, देश से बाहर चले गए, है ना। तो इससे क्या हुआ कि बैंकों के ऊपर जो है वो आपके क्या हुआ, बैड लोन की जो है, मतलब कि ऐसे लोन जिसको रिकवर नहीं किया गया, तो उनको सुधार करने के लिए बैड बैंक की स्थापना की गई। और इसका बैड बैंक की स्थापना करने के साथ ये भी ध्यान रखा गया कि निजीकरण के माध्यम से क्या किया जाए, बैंकों के सामने जो भी चुनौतियां आ जा रही हैं उन चुनौतियों को क्या किया जाए, उन चुनौतियों का समाधान किया जाए, है ना। निजीकरण के कारण क्या है, क्यों निजीकरण किया जा रहा है, ये प्रश्न अगर उठे तो सरकार इस पर क्या अपने विचार दे रही है। तो सरकार ये कह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति, केंद्र सरकार द्वारा वर्षों तक पूंजीगत निवेश और शासन व्यवस्था में सुधार किए जाने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। सरकार बार बार कह रही है कि हम काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने के बाद भी जो है हमारा प्रयास जो है वो निष्फल हो जा रहा है। और इसलिए हमें लग रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाए, कि निजी हाथ जो है अपने हिसाब से जो है इस बैंकों का जो है को मजबूत कर सकें, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो खराब ना हो सके, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में जो सरकार हमेशा यही कह रही है कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, ठीक है ना, वो तनावग्रस्त संपत्तियों की अगर हम बात करें तो निजी बैंकों की तुलना में काफी अधिक है ना। निजी बैंक की अगर हम बात करें तो इनके लोन जो हैं वो इतने नहीं हैं जितने कि सार्वजनिक बैंक के लोन हैं, ठीक है। और साथ ही उनकी लाभप्रदता, बाजार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं। दीर्घकालीन परियोजनाओं का हिस्सा, तो 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से एक दीर्घकालीन परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों की परिकल्पना की गई है। सरकार की जो प्रारंभिक योजना है वो क्या है कि 4 बैंकों के निजीकरण की थी, ठीक है ना, पहले। लेकिन फिर बाद में सरकार ने जो है अपनी योजना पे परिवर्तन किया और इसने कहा कि हम इस शीतकालीन सत्र में जो है केवल 2 बैंकों का जो है वो निजीकरण करेंगे, ठीक है ना। और बाद में जो आने वाली सरकार जो है, ठीक है ना, बाद में सरकार क्या करेगी कि आने वाले समय जो है वित्तीय वर्ष होंगे, उन वित्तीय वर्ष में जो है वो 2 या 3 और जो बैंक होंगे उनके ऊपर जो है निवेश पे जो है वो जोड़ देगी, ठीक है ना। अब सरकार का जो ये निर्णय है वो बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदार है को बैंकों को वर्ष प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के दायित्व से जो है मुक्त करेगा।
बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप अब सरकार के पास केवल 12 सार्वजनिक बैंक मौजूद हैं, जिनकी संख्या पूर्व में कुल 28 थी। तो 28 से घटकर अब सार्वजनिक बैंक कितने हो गए हैं? 12 हो गए। ठीक है ना। बैंकों को मजबूती प्रदान करने के ऊपर बात की जा रही, तो कहा जा रहा है कि सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा निजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में जो है वो कमी की जा रही है। बैंकों को लेकर जो है अलग अलग समितियों की क्या क्या सिफारिशें हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कई समितियों ने कहा है कि सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% तक सीमित करने का जो है प्रस्ताव किया गया। बैंकों पे जो समिति बनी थी, नरसिम्हन समिति जो है, इन्होंने कहा था कि बैंकों की जो हिस्सेदारी है वो 33% तक जो है वो सीमित करना चाहिए। पीजी नायक समिति ने जो है वो उन्होंने बैंकों की हिस्सेदारी को 50% से कम करने का जो है वो सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये समिति जो है, इन समिति का नाम आप याद रखिएगा और इनके जो सुझाव हैं कि कितने % हिस्सेदारी रखनी चाहिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा। हाल में बात करें तो आरबीआई का एक कार्यकारी समूह जो है, उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि जो व्यावसायिक घराने हैं उनको बैंकिंग क्षेत्र में जो है वो प्रवेश करने का सुझाव दिया था। बड़े बैंकों के निर्माण के बारे में बात करें तो निजीकरण का एक उद्देश्य जो है वो बड़े बैंक बनाना भी है। जब तक कि निजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा बड़े निजी बैंक में विलय नहीं किया जाता है, जिससे कि उच्च जोखिम लेने की क्षमता और उधार लेने की क्षमता जो है विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म को जो है बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण जो है वो बैंकों के निजी कंपनियों के बेचने के समान है, जिनमें कई जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं उनको ऋण वापस नहीं किया है, जिससे क्रोनी पूंजीवाद को जो है बढ़ावा हो रहा है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि नौकरी को जो है नुकसान मिल रहा है। अगर बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है तो काफी सारे लोगों के जो है वो जॉब चले जाएंगे, काफी सारे जो ब्रांचेस है बैंकिंग की वो बंद हो जाएंगी। ठीक है, जिससे कि काफी सारे समस्या हमें देखने को मिलेगा, जिसका हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि निजीकरण होने से अब सरकारी जो बैंकें होती हैं और उनकी जो नियुक्तियां निकलती हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है कि उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए क्या है सीटें जो है आरक्षित होती हैं। लेकिन जैसे ही निजीकरण होगा तो बैंकें जो हैं वो क्या करेंगी कि फिर आरक्षण को ध्यान नहीं देंगी। बैंक क्या करेंगी कि अब टैलेंट ढूंढेंगी। अब वो देखेंगे कि वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर सामने वाला जो कैंडिडेट है अगर वो टैलेंटेड है तो उनको लेंगे। ठीक है, तो आरक्षण की जो नीति है उनका जो है वो पालन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक हमें समस्या देखने को मिलेगी कि सभी वर्ग, सभी जाति के जो लोग हैं, सभी समुदाय के लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो हमें समान रूप से बैंकों में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि कमजोर जो लोग होते हैं, अगर हम निजी बैंक को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो कमजोर लोगों को जो है उससे समस्या हमें देखने को मिलेगी, है ना। तो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनका क्या होगा? वित्तीय बहिष्करण होगा। तो निजी क्षेत्र के बैंक में अधिक संपन्न वर्ग और महानगरीय शहरी क्षेत्रों की आबादी पर जो है ये अधिक ध्यान देती है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो हम क्या देखेंगे कि वित्तीय बहिष्करण की समस्या हमें देखने को मिलेगी। ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के अगर बैंकों के बारे में बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उनकी पहुंच ज्यादा देखने को मिलेगी। आप अपने यहाँ देखेंगे तो आपको सेंट्रल बैंक नजर आएंगे, आपको पंजाब नेशनल बैंक नजर आएंगे, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नजर आएंगे, आपको स्टेट बैंक नजर आएंगे, है ना। लेकिन अगर आप अपने गांव में देखेंगे तो आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब की शाखाएं जो है वो कहीं बहुत गिने चुने जगहों पे देखने को मिलेंगी, या डीबीएस बैंक है ना। तो इनकी शाखाएं आपको काफी कम जगह पे देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बैंकें जो हैं, जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं, वो क्या करती हैं कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं या बड़ी बड़ी जहां बिजनेस होती है वहां क्या करते हैं, अपने शाखाएं खोलते हैं, जिससे कि क्या हो कि उनका ज्यादा से ज्यादा उनके कस्टमर जो हैं वो ऐसे लोग बने जिससे कि पैसे का जो है वो प्रवाह बना रहे, है ना। ट्रांजैक्शन जो है हमेशा चलता रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में पता चला कि खाते तो खुल गए लेकिन उस पर ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बैंकों के ऊपर क्या हो जाएगा? एक वित्तीय बोझ हो जाएगा अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने में। तो ये सारी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें तो बेल आउट ऑपरेशन, तो बैंक यूनियन ने निजीकरण प्रक्रिया को कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों के लिए बेल आउट ऑपरेशन का नाम दिया है, जो कि बड़े पैमाने पर फंसे ऋण के लिए निजी क्षेत्र जिम्मेदार है और इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार बैंकों को निजी क्षेत्र के हवाले कर उन्हें परिष्कृत कर रही है। ठीक है, अब जैसे कि जो बैंक यूनियन जो विरोध कर रही है वो क्या कह रही है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है वो अच्छे से कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो हम क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एनपीए की जो समस्या हमें देखने को मिली है वो हमें निजी बैंकों से देखने को मिली है ना। यस बैंक का उदाहरण हमने देखा, स्थिति खराब हमें देखना।
एक्सिस बैंक में आपको होगा कि तत्कालीन जो चेयरमैन थी वो अपने पति को जो है के माध्यम से आपको देखने को मिला था, जब आपको वो किंग फिशर वाले क्या नाम थे, माल्या साहब, है ना, उस समय जब वो विवाद आया था तो आपको देखने को मिला था कि इस प्रकार की समस्या आई थी कि जो प्राइवेट बैंक है वो क्या कर रही हैं, सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर घोषित हो रही हैं, है ना। तो प्राइवेट बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर घोषित हो रही है। प्राइवेट बैंक में हम क्या देख रहे हैं कि एनपीए की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ जो ये यूनियन है वो बार बार कह रही है कि सरकार निजी बैंकों के ऊपर कठोर कदम उठाने के बजाय क्या कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो है वो निजीकरण कर रही है, जिससे कि वो निजी क्षेत्र के जो बैंकें हैं उनको एक तरह से पुरस्कृत कर रही है। तो ये सारी जो समस्या है इस पर हमें बात करने की जरूरत है, ठीक है ना। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं कहाँ, विजेता अनअकैडमी पर। अनअकैडमी जो है वो विजेता यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। स्कॉलरशिप का टेस्ट है, 26 दिसंबर को होगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा, ठीक है ना, उत्कर्ष प्रणाम, जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100%, रैंक 2 3 पर 50%, रैंक 4 to 25 पर आपको 25% जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है दोस्तों, वो कोड क्या होगा, अनूप 10 का कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पहली बार जोड़े हैं वो फॉलो कर लीजिए कि यहाँ की क्लास, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ की क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। लाइक जिन्होंने नहीं किया वो लाइक भी करते चलिएगा भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 200 हैं, ड्यूरेशन 120 मिनट है और गलत उत्तर पर 0.33 आपका कटेगा। इसके अलावा विजयी भाव यूपीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए अगला न्यूज है आपके स्क्रीन पर, एंजॉय कर रहे हैं सेशंस को, मजा आ रहा है, ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ भी साझा करते रहिएगा, ठीक है ना। उत्कर्ष, प्रीति, अलका, आरिफ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डिटेल्ड एनालिसिस न्यूज़ का करना क्यों आवश्यक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर इतना डिटेल, क्योंकि देखो भाई हम केवल एमसीक्यू नहीं करा रहे हैं ना बसंत मिश्रा, ठीक है, हम केवल एमसीक्यू तो करा नहीं रहे हैं, है ना। हम, मेरा एम तो ये नहीं है कि आपको पीटी पास करा दें और आप अपने घर वाले बोले मैंने 10 बार पीटी पास किया है, पता चला आप किसी दिन आज से 40 साल 50 साल बाद अपने घर में आप बैठे हैं और आपके जो नाती पोते हैं उनसे आप बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं कि जानते हो हम अपने ज़माने में जो है वो 10 बार यूपी पीसीएस का मेंस लिखे हैं। तो बोलेगा इंटरव्यू कितने बार दिए हैं दादाजी या दादी जी, तो बोले एको बार नहीं। कहा हमारे गुरुजी जो थे वो एमसीक्यू वाला काम कराते थे, तो हम जिंदगी हमारी एमसीक्यू बन गई, है ना। जिंदगी क्या बन गई, एमसीक्यू बन गई, मल्टीपल चॉइस हो गई, ठीक है। आयोग कहा कि भैया तुम मल्टीपल चॉइस लायक ही हो। आयोग के सामने भी मल्टीपल चॉइस मिल गया और उस मल्टीपल चॉइस में हम कहीं बैठते नहीं थे, इसलिए हम बाहर हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल चॉइस मत बनिए, है ना। आयोग जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए, निमंत्रण कार्ड दे, आपको बोले कि हे मान्यवर जो है आप इंटरव्यू के लिए आइए, उस हिसाब से बनिए। जैसे कि देखो आयोग का बुलाना और समधी जी का आना दोनों बराबर है। समधी जी मतलब किसके समधी जी, आपके नहीं, आपके पिता के समधी जी, ठीक है। आपके समधी जी तो कैसे, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र या पुत्री, या हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी अर्धांगिनी या अर्धांगना, ठीक है, वो क्या हो, काबिल हो। सबसे नहीं ना ब्याह कर लेंगे। अब लड़की हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि राह में जितने लड़के हैं सबसे शादी कर लेंगे, या लड़के हैं तो इसका मतलब थोड़ी कि राह में जितनी लड़कियां दिख रही हैं सबसे शादी कर लेंगे और कहेंगे कि क्यों शादी कर रहे हैं, तो भैया ये लड़का है और मैं लड़की हूँ इसलिए मैं इससे शादी कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप योग्य ढूंढते हैं ना, कहीं आप ये नहीं देखते हैं ना कि वर चाहिए, योग्य वर चाहिए, है ना। और वर कैसा चाहिए, बात तो सही है ना, कैसा चाहिए, सुंदर, सुशील, काम काजी। ऐड में ही देखते हैं ना, मैट्रिमोनियल में ही ऐड मिलता है, सभी से तो नहीं कर। तो आयोग भी यही कहता है कि अधिकारी चाहिए, योग्य, किसी को नहीं उठा लेंगे। तो योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अच्छा सरकारी नौकरी पाना पड़ेगा, और सरकारी नौकरी पाने के लिए डिटेल में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो केवल फोटो आएंगे और फोटो जाएंगे, है ना, साक्षात दर्शन नहीं होगा। फोटो आएंगे और फोटो जाएंगे का अर्थ समझ रहे हैं ना। आपकी फोटो गई आई,
उसकी फोटो आई गई, ठीक है, बस दर्शन करते रहिए फोटो में ही, सपने देखते रहिए फोटो में ही, साक्षात दर्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पढ़ेंगे जब तो आयोग के गेट के बाहर नहीं, आयोग के गेट के अंदर भी घुसने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सपने को साकार करना है तो पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। एमसीक्यू वालों से थोड़ी दूरी बना के रहनी है ना। एमसीक्यू की आवश्यकता है लेकिन समय पे आवश्यकता है ना। हर जगह एमसीक्यू की आवश्यकता नहीं है, पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सही बात है कि नहीं। दीपक नाम से आया है कौन? तो अगला जो है, सभी ने सब्सक्राइब कर लिया ना। अगला जो है, अब शादी ब्याह की बात हो तो चलिए भैया शादी ब्याह पे ही हम आ जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर और न्यूज है, एक्सप्लेन्ड कॉलम है, व्हाई रेज लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन और व्हाई नॉट। दोस्तों एक समाचार आपको देखने को मिल रहा होगा। समाचार क्या है? समाचार ये है कि अब 18 साल में ब्याह नहीं होगा लड़कियों। अब ब्याह की जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल होने वाली है, ठीक है। तो लड़कियां ये ना समझे कि अब तो हमें हो गई 18 की, ठीक है ना, अब हल्दी उल्दी लगे, ना ना, अब 21 बरिस का होना है। अब आपको भी लड़के की तरह 3 साल का इंतजार। बार बार आप कहते हो समता का अधिकार, समानता, लड़कियां कम है का, लड़कियां कम। अब ऐसा आप लोग बार बार नारा लगा दिए कि लड़कियां किसी मामले में कम है क्या, हम लड़कों से किस मामले में कम है, ठीक है। तो सरकार ने कहा बात तो सही है यार, तो सबसे पहला भेद जो है वो हटाना का है, ब्याह वाला भेद हटाना है ना। सबसे पहला भेद जो है कौन सा हटाना है? ब्याह का भेद हटाना है, ठीक है। तो लड़की जो है वो 18 साल में ब्याह और लड़का जो है वो 21 साल में ब्याह क्यों करे? दोनों 21 साल में आ जाओ, है ना, दोनों बराबर बराबर हो, है ना। 3 साल आप लोग को जो हेल्प मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। अब जब ये सरकार ने ये बात रखी, ठीक है, काफी दिनों से इस पर बात हो रही थी, ठीक है, कि 18 और 21, मजाकिया लहजे में बोल रहा हूँ अगले मुद्दे पे हम आएंगे। तो जब ये बात उठी कि लड़कियों की जो उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए, तो काफी सारे जो धर्म के जो नेता होता थे ना, धर्म नहीं लूंगा, एक विशेष धर्म के नेता का एक वक्तव्य आया, ठीक है ना। एक विशेष धर्म के जो नेता हैं उनका वक्तव्य आया कि अगर लड़कियों की शादी 21 साल में होंगी, 18 साल में नहीं होंगी, तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, ठीक है ना, आवारा हो जाएंगी। कहाँ भैया आवारा होंगी? आवारगी करना होगा तो 18 साल में नहीं कर लेंगी, 17 साल में नहीं करेंगे, 16 में नहीं करेंगे, 21 का कहाँ वेट करेंगी? या आवारगी की जो शुरुआत होती है वो 18 साल से लेकर 21 साल के बीच में होती है? ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन भाई मुंह है, खोल दिया, कुछ ना कुछ निकल गया, बोल दिया, है ना। तो सिंपल सी चीज है कि सरकार जो ये इस योजना को ला रही है, या इस पर बात, मतलब योजना मतलब इस कानून को जो ला रही है, इस कानून पे अगर बात हो रही है तो बात इसलिए हो रही है क्योंकि काफी सारे कारण हैं। सबसे पहले जो कारण है कि 21 साल में अगर लड़की की विवाह होगी, यानी कि लड़कियां जो है वो मिनिमम तो ग्रेजुएट हो ही जाएंगी, यानी कि शिक्षित परिवार होने की बात हो रही है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो समस्या हम देख रहे हैं वो किसकी है? जनसंख्या वृद्धि की, है ना। 18 साल पे शादी होता है और 19 साल में बच्चा हो जाता है। अब जैसे शादी होता है उसके बाद शुरू हो जाते हैं सासू माँ कपार पर प्रेशर देना, बहू सूना सूना लग रहा है, एक नाती चाहिए, एक पोता चाहिए, है ना। भैया इतने साल तक सूना नहीं लगा था, अब सदिया हुआ उसके बाद सूना लगने लगा, जबरदस्ती प्रेशर डालने लगते। अब मजबूरी हो जाती है, 19 की माँ और 1 साल का बेटा, दिक्कत हो जाती है ना। तो अब पता चला कि जब तक लड़कियां 21 की पहुंची तब तक पता चला कि सास ने एक बच्चा मांगा था, बहू ने 1+1 2 का ऑफर दे दिया कि लीजिए सासू माँ 2 ठो खिलाइए, अब सूना नहीं लगेगा, एकदम सब कुछ चंगा रहेगा, है ना। तो सरकार इसलिए चाह रही है कि भाई जनसंख्या को भी नियंत्रित करना आवश्यक। तीसरा, 18 साल में लड़कियां जो है वो मेंटली इतनी मजबूत नहीं होती हैं। मतलब भाई आप देखते ना, अब 18 साल की लड़की हो, इस चीज़ को समझिएगा अगर हम प्रैक्टिकल रूप से समझें, और लड़का जो है वो 22 23 24 साल का हो, 19 साल की लड़की हो, तो क्या 19 साल की लड़की और 24 साल का जो लड़का है उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो समान होगा? नहीं ना भाई। 24 साल वाला जो है वो 4 साल 5 साल ज़्यादा बड़ा है, तो उसकी मैच्योरिटी लेवल कुछ होगी, इसकी मैच्योरिटी लेवल कुछ होगी। अब 19 साल की लड़की बच्ची के ऊपर, जो कि अभी इंटर पास करके आई है, जिसने अभी समाज को नहीं देखा, जिसने अभी दुनिया को नहीं देखा, आपने उसके ऊपर पारिवारिक बोझ दे दिया, तो क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा, तो दिक्कत होने लगती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं के लिए जो है, ठीक है ना,
21 की जगह 31 कर दो एज। आतंक मचाओगे क्या? ये सब लड़के जो हैं वो फांसी लगा लेंगे। ठीक है, लड़के कहेंगे कि बुढ़ा जाएंगे। ठीक है, चलो। हाँ भाई, 3 बच्चे कम होंगे, और योगी जी ने तो ये भी कह दिया कि भैया 2 से जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक शेयर करते चलिएगा, और पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। What is the rationale in raising the legal age of marriage for women to 21? Why are experts opposing this? Who will be affected by this decision? तो महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि के बारे में बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के विवाह की जो योग्य आयु है उसमें एक रूपता लाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है ना। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और अन्य पर्सनल लॉ में संशोधन कर महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। और यह निर्णय जो है वो समता पार्टी, आपको याद होगा कि एक पार्टी थी समता पार्टी, बिहार की पार्टी थी, जॉर्ज फर्नांडिस, आपको याद होगा कि कारगिल का जब युद्ध हो चल रहा था, तो कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, ठीक है। तो उन्हीं की पार्टी के एक नेता थे जिनका नाम था जया जेटली। तो जया जेटली के नेतृत्व में जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, और 4 सदस्यों का यह टास्क फोर्स था। और इस टास्क फोर्स ने जो है वो इसकी बात की सिफारिश भी की गई थी कि लड़कियों की जो उम्र है उसको क्या कर दिया जाए, 18 साल से लेकर 21 साल कर दिया गया। ठीक है ना। अब ये जो टास्क फोर्स गठन किया गया था, इस टास्क फोर्स के बारे में बात करें तो विवाह की उम्र और स्वास्थ्य एवं सामाजिक सूचकांकों जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, माताओं तथा बच्चों के पोषण स्तर तथा इसके संबंध में जो है वो फिर से जांच करने के लिए किया गया था। ठीक है ना। तो ये माना गया था कि क्यों, तो ये कहा गया था कि भाई लड़कियां जो है और फिजिकली जो है वो मैच्योर हो जाएंगी, मेंटली मैच्योर हो जाएंगी, जिससे कि उनके अंदर का जो बचपना है वो धीरे धीरे समाप्त रहेगा, है ना। और बचपना समाप्त होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा कि शिशु मृत्यु दर की जो संख्या है उसमें कमी होगी। अब शिशु मृत्यु दर ज्यादा क्यों होता है, यानी कि माँ अगर कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, और बच्चा अगर कुपोषित होगा, स्वस्थ बच्चा नहीं होगा, है ना, तो मृत्यु की संख्या का जो प्रतिशत है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरे, मातृ मृत्यु दर, माँ के अंदर बचपना है। अब 19 साल की लड़की के अंदर आप समझ सकते हैं, आप जो भी लड़कियां हैं वो समझ सकते हैं कि 19 साल में आप मान लीजिए आज आपकी 24 साल 25 साल जो भी चल रही होगी, आप अपने उस दिन को याद कीजिए जब आप इंटर केवल पास की थी, 12वीं पास की गई थी, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल क्या थी, आप बहुत सारी चीज़ों में बचपना करते थे, और पता चला उसी समय शादी कर दिया गया, है ना, तो समस्या रहेगी। ठीक है ना। तो इन सारी समस्याओं के ऊपर बात किया गया कि इस सब के लिए जरूरी है, ठीक है, कि पोषण पे जो है माता और बच्चे के पोषण पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब विवाह के लिए जो ये कानूनी ढांचा बनाया जा रहा है उसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो भारत में विवाह की जो न्यूनतम आयु थी, ठीक है ना, इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक अधिनियम के बारे में आपके साथ बात करना पड़ेगा, और ये अधिनियम 1929 का था, जिसको कि शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से बात की जाती है। ठीक है ना। 1929 का ये शारदा अधिनियम था जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु पे बात की गई थी, और उसके बाद जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, और नाम हो गया था बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। ठीक है ना। पहले आप क्या देखते थे, लड़कियों की शादी, आप अपने दादी से पूछिएगा, ये होंगी अगर, या घर में जो भी बुजुर्ग होंगे उनसे अगर आप पूछिएगा, तो लड़कियों की शादी कितने साल पे हो जाती थी, 11 12 से 13 साल पे जो है वो लड़कियों की शादी हो जाती थी, है ना। उसके बाद एक प्रोसेस होता था गौना का, ठीक है, उसके बाद भेजा जाता था, पता चलता था 15-16 साल में लड़कियां जो हैं वो माँ बन जाती थी, है ना। अब 15-16 साल में जो लड़कियां माँ बन जाती हैं वो ना शारीरिक रूप से विकसित है, ना मानसिक रूप से विकसित है ना ही सामाजिक रूप का, समाज का उनके कुछ जानकारी है। ठीक है। अब यानी कि जो लड़की 9th 10th में पढ़ रही है, समझ लीजिए किसी लड़की 9th 10th की लड़की को आप देख लीजिए जिसका जो शारीरिक रूप से पूरी विकसित नहीं है, आप सोचिए कि वो माँ बन रही है, ठीक है, और उसके अंदर कितना बचपना होगा, क्या वो अपने बच्चे का ध्यान रख पाएगी, क्या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगी। तो हमें समस्या क्या देखने को मिलती थी कि बच्चे की भी मृत्यु देखने को मिलती थी, माता की भी मृत्यु देखने को मिलती थी, है ना। तो 1929 में क्या लाया गया, शारदा एक्ट लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि बच्चों का जो मतलब बाल विवाह को रोकने के लिए जो है इसको लाया गया। बाद में इसका नाम जो है चेंज करके आपका बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कर दिया गया। 1978 में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो 18 साल कर दी गई थी, और लड़कों की जो आयु थी वो 21 साल करने का संशोधन किया गया था। अब जो स्थिति हुई थी, इस स्थिति की अगर हम बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 नामक एक नए कानून बने, जिसमें कि 1929 का जो शारदा अधिनियम था उसको चेंज किया गया।
ठीक है ना। अब विभिन्न धर्मों के अगर बारे में हम बात करें, ठीक है ना, विभिन्न धर्मों में शादी की जो आयु, इस पे बात करें तो हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 निर्धारित करता है। इस्लाम में युवा अवस्था पार कर चुके नाबालिग की शादी को जो है वैध माना जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज और भी है, हमारे यहाँ बात किसकी हो रही है, हमारे यहाँ समान नागरिक संहिता के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, किसकी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जब भारत में ये कहा जा रहा है कि भारत में संविधान के समक्ष सभी समान है, तो अलग अलग कानून के हिसाब से क्यों चले। जैसे विवाह के बारे में आपको याद होगा, उस दिन विवाह वाला टॉपिक इंडियन सोसाइटी की क्लास में हो नहीं पाया, लेकिन अगर आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि भारत में जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, इस्लाम मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, इस्लाम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन का अपना एक्ट है, तो सबका जो है विवाह की अलग अलग कानून है। अब हिंदू विवाह अधिनियम क्या कहता है, हिंदू विवाह का जो कानून है वो क्या कहता है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़की की 21 होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि अगर लड़कियां जो है वो आपकी क्या हो गया, मतलब कि लड़कियां जो हैं वो युवा अवस्था अगर पार कर चुकी हैं, ठीक है ना, युवा अवस्था मतलब कि लड़कियां 14, 15, 16, 17 के आसपास हो गई हैं, तो अगर उसका शादी कर दिया गया तो शादी को वैध नहीं माना जाता है। तो अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो जो पढ़े लिखे परिवार होंगे मुस्लिम में, वो तो भाई 14, 15, 16 साल में अपनी बेटी की शादी करेंगे नहीं, वो तो इंतजार करेंगे कि भाई बेटिया पढ़ ले, तो 22, 24, 25, 30 तक वेट करते हो, पढ़ाते हैं और कुछ अच्छा बनाते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। लेकिन जो कमजोर हैं, जो गरीब परिवार हैं, जहां गरीबी आपको देखने को मिलेगी, वहां हम क्या देखते हैं कि हमें ये समस्या देखने को मिलती है कि 14, 15, 16 साल में आपको लड़कियों की शादी देखने को मिलती है, जिसके चलते आपको क्या है, बहुत अधिक संख्या में जो है वो बच्चे देखने को मिल जाते हैं, या बहुत अधिक संख्या में आपको बच्चों की मृत्यु और माता की मृत्यु की समस्या देखने को मिलती है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की अगर हम बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 से 21 साल जो है निर्धारित की गई। विवाह की नई उम्र लागू करने के लिए इन कानूनों को क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। अब महिलाओं के लिए जो विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की बात की जा रही है, उसके बाद क्या मतलब, क्यों इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए आयु बढ़ाने की बात, तो सबसे पहला जो है महिला और बाल कल्याण की बात हो रही है ना। भाई शादी हुआ और शादी के बाद बच्चों को पालना पोसना और सब कुछ करना इतना आसान तो है नहीं, है ना। भाई पुरुष को क्या है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो समस्या किसको आ जाती है, महिला को आती है, और खासकर अगर महिला गरीब परिवार की है, या यानी कि माता अगर गरीब है, तो माँ गरीब है तो माँ कुपोषित, और माँ के साथ साथ बच्चा जो है वो कुपोषित हो जाता है, ठीक है ना। विवाह की कम उम्र और इसके परिणाम स्वरूप जो क्या होगा, और जल्दी शादी होगा तो गर्भधारण होगा, और माता और उनके बच्चों के पोषण स्तर और उनके समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता की समस्या है, यानी कि बच्चे के जन्म के समय हम क्या देखें कि माँ की उम्र जो है वो किस चीज की थी, वो पढ़ने लिखने की उम्र थी, ठीक है ना, और उसको नहीं पता है स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है ना। तो महिला जो है अब वो इतनी ज्यादा निपुण नहीं है कि उसको निर्णय लेना है कि उसे अपने परिवार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि वो इतनी ज्यादा जो है उसको जानकारी नहीं थी। तो ये सारी समस्या है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि बाल विवाह की समस्या, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक कम उम्र के विवाह होते हैं, और यह कानून बाल विवाह के खतरे में रोकने में क्या करेगा, मदद करेगा। महिलाओं के विवाह हेतु न्यूनतम आयु बढ़ाने के विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। बाल विवाह की समस्या, तो बाल विवाह कानून का क्रियान्वयन कठिन है। प्रमाण बताते हैं कि जब कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो ज्यादातर युवा वयस्क को स्वस्थित विवाह के लिए दंडित करने हेतु होता है, ठीक है। इसके अलावा बाल विवाह रोकने वाला कानून ठीक से कार्यान्वित नहीं करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम बात करें तो बाल विवाह जो है इसमें गिरावट आई है, लेकिन यह मामूली है। 2015-16 में 27% से गिरकर 2019-20 में बाल विवाह की समस्याएं जो हैं इसमें गिरावट मात्र 23% आई है। 70% कम उम्र के विवाह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समुदाय में आज भी देखने को मिलते हैं, और कानून इन विवाहों को रोकने के बजाय उन्हें भूमिगत कर देता है। आज भी आपको राजस्थान में, जहां अनुसूचित जाति के क्षेत्र सबसे ज्यादा आपको बाल विवाह की समस्या कहां देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो ये सारी समस्या है, ठीक है। इसके अलावा बड़ी संख्या में विवाहों का अपराधीकरण हो रहा है, यानी कि यह जो परिवर्तन है वो क्या करेगा, उन भारतीय महिलाओं को विशाल बहुमत को छोड़ देगा जिन्होंने 21 वर्ष की आयु से पहले शादी की, और बिना कानूनी सुरक्षा के जो उनके परिवारों को क्या करेगा, आपराधिक बना देगा, ठीक है ना।
तो इससे भी समस्या है। दूसरी, शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है। यूएनएफपीए के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत में बिना शिक्षा वाली 51% युवा महिलाओं और केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों में से 47% ने 18 साल की कम उम्र में क्या कर ली है, शादी कर ली है। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन का एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है कि स्कूल से बाहर लड़कियों की शादी होने की संभावना जो है वो 3.4 गुना जो है, या उनकी शादी उन लड़कियों की तुलना में पहले तय हो गई है जो अभी भी स्कूल में है। ये भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है वो आपको समस्या है, ठीक है दोस्तों। इस समय जुड़े हैं कहाँ, अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अपने मोबाइल नंबर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूपीपीएससी गोल में चले जाइए और उसके बाद आप क्या कीजिए, मुझे सर्च कर लीजिए अनूप उपाध्याय नाम से, और सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर लीजिए कि जो भी मेरी क्लासेस हैं, चाहे पेड हैं चाहे फ्री हैं, उनका आप लाभ उठा सके। रेफरल कोड जो है वो आपको जो यूज करना है अनूप 10 का करना है, या जो भी फ्री क्लासेस है इसके लिए भी आप इस कोड को जो है यूज कर सकते हैं। बाप, इतनी सारी बातचीत, क्या हो रहा है भैया चलो करते रहो एंजॉय, लेकिन इधर भी ध्यान रख, ठीक है। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन का आप लाभ उठा सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने की, मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का लाभ, अनलिमिटेड क्विजेस से स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियर सेशन से, ठीक है ना। टाइम कितना हो गया, ओह ठीक है। इसके अलावा कुछ बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ बैचेस इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। ये कुछ बैचेस हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिलेगा। कोड क्या यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करना है, ठीक है। ये कुछ बैचेस हैं दोस्तों, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। फी स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा है, 24 महीने का फी 13,600, 12 महीने का 9,350, 6 महीने का 7,650, 3 महीने का 4,250, 1 महीने का 1,700 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, क्या कोड यूज करना है, जैसे ही आप कोड ANUP10 का यूज करोगे, आपके फी में आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर दिख रहा है, ठीक है। 10% के बाद आपको फीस दिख रहा होगा, 24 महीने का जो है वो 13,000 से घट के 12,240, 12 महीने का 9,350 से 8,415, 6 महीने का 7,650 से 6,850, 3 महीने 4,250, 3,825 और 1 महीने का 1,700 से 1,530 सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर दिख रहा है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। बिहार और यूपी का अगर आप सुपर कॉम्बो ऑफर लेते हैं। बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी भी एजुकेटेड क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जाता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। स्पेशल सेशन जो है वो अभी 11 बजे होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। परिवार के ऊपर होगा 11 बजे स्पेशल सेशन, ठीक है। इसके लिए जो अनलॉक कोड यूज करना है ANUP10, अनूप 10 का अनलॉक कोड यूज करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, है ना, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्लासेस के PDF और सारी जानकारी जो है वो समय पर मिल जाएगी। ठीक है तुम लोग शादी के नाम पर ये लड़ लिए हो, कपार फटौवल हो गया है। अलका तिवारी, दीपक, प्रीति, कंसल, उत्कर्ष, रक्षा, फिर जैसे लग रहा है अब ये ब्याह हो रहा है ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए। और कैसी लगी आज की क्लास, उत्तर प्रदेश के भी न्यूज़ को आपने पढ़ा, एंजॉय किया कि नहीं किया। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए कि हर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मतलब तुम लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, शानदार, जानदार, जबरदस्त, एकदम जिंदाबाद वाला कमेंट आ रहे हैं भाई, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लड़ते रहो कपार, मतलब कि कोई लखनऊ से गाजियाबाद हाथ मारेगा, कोई गाजियाबाद से अलीगढ़ हाथ मारेगा, मारते रहो, लड़ते रहो, लड़ना चाहिए, ठीक है। 11 बजे मिलते हैं सोसाइटी की क्लास पे, 2 बजे मिलते हैं प्लस पे, और शाम को 4 बजे ज्योग्राफी है आज से, इंडियन ज्योग्राफी एकदम बेसिक से, जीरो से। NCERT वाली जो है ना, जो आप लोग बार बार एक पूछते हो कि सर NCERT पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो तुम बेसिक से ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं शाम को 4 बजे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।